प्रिय विद्यार्थियों, आज बीए पार्ट फर्स्ट पेपर फर्स्ट भौतिक भूगोल का एक टॉपिक लेंगे। अनाच्छादन, अपक्षय, वेदरिंग, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। भूप्रपट्टी पर अनेक प्रकार की आकृतियों के निर्माण में अनेक साधनों तथा प्रक्रमों का हाथ रहता है। थानबरी के अनुसार भू आकृतिक साधन से तात्पर्य उन सब माध्यमों से है जो धरातल के पदार्थ को उठाकर अन्यत्र ले जाते हैं। प्रवाहित जल, भूमिगत जल, हिमानी, पवन लहरें आदि भू आकृतिक साधन हैं। ये सभी गतिशील है तथा गुरुत्व बल द्वारा नियंत्रित होते हैं तथा धरातल के ऊपर सक्रिय होते हैं। इसलिए प्लैंक ने इन्हें बहिर्जात बल का नाम दिया है। भूआकृति प्रक्रम से आशय उन सभी भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन से होता है जो भूपट्टी के स्वरूप में रूपांतरण करते हैं। भू आकृति प्रक्रमों के बहिर्जात तथा अंतर्जात प्रक्रम दो प्रमुख प्रकार है। बाह्यजात प्रक्रम धरातल के ऊपर सक्रिय होने वाली शक्तियों से संपन्न होते हैं तथा इनके द्वारा भूपट्टी पर व्याप्त विषमताओं को दूर किया जाता है। इसलिए इन्हें विध्वंसात्मक शक्तियाँ भी कहते हैं। अतः सेलों को काट छाट घिसने तथा क्षीण बनाने का कार्य द्वारा धरातल को समतल बनाना अनाच्छादन कहलाता है। अब लेते हैं अपक्षय या वेदरिंग की परिभाषा क्या है। चट्टानों के अपने स्थान पर टूटने फूटने की क्रिया को अपक्षय की प्रक्रिया कहा जाता है। अपक्षय चट्टानों के टूट फूट की वह क्रिया है जिसके अंतर्गत चट्टानें विघटन तथा वियोजन द्वारा ढीली पड़कर तथा विदीर्ण होकर अपने स्थान पर बिखर जाती है। आर्थर होम्स ने अपक्षय की परिभाषा निम्न प्रकार से प्रस्तुत की है। अपक्षय उन विभिन्न भूपृष्ठीय प्रक्रियाओं का प्रभाव है जो कि चट्टानों के नष्ट होने तथा विघटन में सहायता प्रदान करती है, बशर्ते कि ढीले पदार्थों का बड़े पैमाने पर परिवहन ना हो। अपक्षय के अंतर्गत दो प्रकार के परिवर्तन होते हैं। प्रथम भौतिक परिवर्तन होता है जिसके अंतर्गत ताप परिवर्तन, तुषार क्रिया तथा जीव जंतुओं द्वारा चट्टानों का विघटन होता है। द्वितीय प्रकार का परिवर्तन रासायनिक होता है जिसके अंतर्गत जल, स्थिर ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जीवों द्वारा चट्टानों में वियोजन होता है। उपयुक्त कारक भौतिक, रासायनिक तथा जैविक संबंधी एक साथ भी कार्य कर सकते हैं तथा अलग अलग भी। अपक्षय ताप, जल, वायु तथा प्राणियों का कार्य है जिनके द्वारा यांत्रिक तथा रासायनिक परिवर्तनों से चट्टानों में टूट फूट होती रहती है। अब अपक्षय को नियंत्रित करने वाले कारक या अपक्षय को प्रभावित करने वाले कारक। अपक्षय की क्रिया को प्रभावित करने वाले कारक है। पहला, सेल की प्रकृति। सेल की प्रकृति का अपक्षय की दर पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। अपक्षय के अध्ययन के लिए सेल की विभिन्न वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। पहला है खनिज का प्रभाव। आग्नेय सेलों को रंग के अनुसार दो वर्गों में विभाजित करते हैं। पहला है हल्के रंग की सेलें, इनमें कई प्रकार का फेल्सपार और क्वार्ट्ज होते हैं। दूसरा है गहरे रंग की सेलें, इनमें फेरो मैग्नीशियम खनिज होते हैं।
ये लोहे, मैग्नीशियम और कैल्शियम सिलिकेट है। आग्नेय सेलों को सिलिका की मात्रा की उपस्थिति के अनुसार अम्लीय और बाष्मिक सेलों में विभाजित करते हैं। गहरे रंग की सेलों का अपक्षय हरे रंग की सेलों की अपेक्षा तीव्रता से होता है। अम्लीय सेलों पर बाष्मिक सेलों की अपेक्षा अपक्षय कम होता है। ग्रेनाइट में हल्के रंग के पदार्थों की अधिकता है, परंतु गैब्रो में गहरे रंग के पदार्थ अधिक होते हैं। अतः ग्रेनाइट की अपेक्षा गैब्रो का अपक्षय अधिक होता है। क्वार्ट्ज पर रासायनिक अपक्षय का प्रभाव बिल्कुल नहीं पड़ता, अतः क्वार्ट्ज सेलों से अपपृथन द्वारा पृथक अवश्य हो जाता है, परंतु वे मृत्तिका में परिवर्तित नहीं होता। ग्रेनाइट अपक्षय द्वारा गैब्रो की अपेक्षा मोटे कणों में विघटित होता है। और दूसरा है बनावट का प्रभाव। शैल की बनावट का प्रभाव भी अपक्षय दर पर प्रभाव पड़ता है। बनावट की दृष्टि से शैल मोटे कण, छोटे कण और कणहीन होती है। मोटे कण वाली शैलों को छोटे कण वाली शैलों की अपेक्षा अधिक अपक्षय होता है। कणहीन शैल बहुत ही अस्थायी होते हैं और शीघ्र ही टूट जाती है। तीसरा इसका है संरचनाओं का प्रभाव। दरार, संधियों, अपपत्रक आदि तलठी शैलों के परतों पर उत्पन्न हो जाते हैं। इन रचनाओं से रासायनिक अपक्षय के लिए तल का विस्तार बढ़ जाने से अपक्षय कार्य की गति भी बढ़ जाती है। ग्रेनाइट और बेसाल्ट में विभिन्न प्रकार के जोड़ बन जाते हैं। ग्रेनाइट के जोड़ ग्रेनाइट को आयताकार टुकड़ों में विभाजित कर देते हैं, जिनकी नोकें अपक्षय द्वारा घिस जाती है। इन गोल किनारे वाले टुकड़ों को टोर कहते हैं। बेसाल्ट की संधियाँ बहुजाकार होती है। अपक्षय द्वारा बेसाल्ट बहुजाकार टुकड़ों में जुड़ा दिखाई देने लगता है। अवसादी सेल आग्नेय और कायांतरित सेलों के अपक्षय द्वारा बनती है। अपक्षय से 3 प्रकार के पदार्थ प्राप्त होता है। मोटा मलबा, जिस पर रासायनिक अपक्षय का प्रभाव बहुत कम होता है। मृत्तिका, जो रासायनिक अपक्षय द्वारा बनती है। घुलनशील पदार्थ, जो घोल में से निकलकर जम जाते हैं। अवसादी सेलें 3 प्रकार के पदार्थों में किसी के भी जमने और कड़े हो जाने से बनती है। अपक्षय की दृष्टि से अवसादी सेलों को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। पहला संगुटिका और बलुआ पत्थर। ये क्वार्ट्ज के छोटे छोटे कंकड़ों द्वारा निर्मित होते हैं। इन पर रासायनिक अपक्षय का बहुत कम प्रभाव पड़ता है। फ्लिट, जो सिलिका का एक रूप है, अपक्षय का बड़ा विरोध करता है। सिलिका, कैल्शियम कार्बोनेट, लोहे के ऑक्साइड और मृत्तिका का ये 4 पदार्थ कांग्लोमरेट और बलुआ पत्थरों की सेलों के कणों को जोड़ने के लिए सीमेंट का काम करते हैं। सीमेंट की प्रकृति पर सेलों के टूटने फूटने की क्रिया निर्भर है। सेल के कण यदि सिलिका द्वारा जुड़े हो तो उन पर अपक्षय का प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसी सेलों पर अपक्षय का प्रभाव बहुत कम पड़ता है। यदि सेल के कण कैल्शियम कार्बोनेट द्वारा जुड़े हो तो उसका अपक्षय शीघ्रता से होता है, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट अम्लीय जल में घुल जाता है। यदि सेलों के कण लोहे के ऑक्साइड द्वारा जुड़े हो तो ऑक्सीजन के कारण लोहे की ऑक्साइड निर्बल पड़ जाती है। इसका फिर बी पार्ट है मृत्तिका और सेल। इन सेलों पर रासायनिक क्रियाओं का प्रभाव नहीं पड़ता, परंतु यदि इनमें कुछ रासायनिक अशुद्धियाँ उपस्थित हो तो अपक्षय होने लगता है। लोहे के ऑक्साइड पर ऑक्सीजन का भी प्रभाव पड़ता है, जिससे उसका रंग लाल या भूरा पड़ जाता है। आयरन सल्फाइड उपस्थित होने पर मृत्तिका में गंधक का अम्ल उत्पन्न हो जाता है, जिससे अपक्षय क्रिया तीव्र हो जाती है। मृत्तिका और सेल में उपस्थित रहता है। इसमें तीसरा इसका है चूने की सेल। ये कैल्शियम कार्बोनेट द्वारा निर्मित होती है तथा उनके बीच में समुद्री जीव दबे होते हैं। इन पर कार्बन डाइऑक्साइड, घुले जल और ह्यूमस अम्ल का तीव्र प्रभाव पड़ता है। इसमें उपस्थित अनेक संधियाँ भी अपक्षय में सहायता करती है। डी सिलिका युक्त सेल है। इन सेलों पर रासायनिक अपक्षय का बहुत कम प्रभाव पड़ता है। कायांतरित सेलें, ये सेलें विभिन्न ताप और दाब द्वारा बनती है। प्रमुख सेलें नाइस, ग्रेनुलाइट और सिस्ट है। पहला सिस्ट उच्च दाब से निर्मित होने के कारण इनमें अभ्रक और उसी प्रकार के खनिज का निर्माण हो जाता है। अभ्रक की परतों के कारण इनका अपक्षय जल्दी होने लगता है। सेकेंड है ग्रेनुलाइट। इसका अपक्षय ग्रेनाइट की भांति होता है।
थर्ड, नाइस। इनकी रचना में सिस्ट और ग्रेनुलाइट की विशेषताएं पाई जाती है। इनका अपक्षय ग्रेनाइट की भांति होता है। चौथा है स्लेट। ये सिस्ट की अपेक्षा कम कायांतरित होती है और इनका अपक्षय इनकी परतों के कारण अधिक होता है। पांचवा, संगमरमर। इन पर कार्बन डाइऑक्साइड घुले जल का प्रभाव पड़ता है, अतः संगमरमर शीघ्रता से अपक्षयित हो जाते हैं। दूसरा, स्थल के ढाल का स्वभाव। ढाल यांत्रिक अपक्षय तथा मुख्य रूप से अपक्षय से उत्पन्न चट्टान चूर्ण के सरकने को सर्वाधिक नियंत्रित करता है। यदि किसी भी स्थान में चट्टानी भागों का ढाल बड़ा खड़ा है तो यांत्रिक अपक्षय के कारण जरा भी विघटन होने से चट्टानों में ढीलापन आने से चट्टानों का शीघ्र टूटकर नीचे सरकना प्रारंभ हो जाता है। यदि अपक्षय में उत्पन्न सामग्री का शीघ्र स्थानांतरण हो जाता है तो अपक्षय की गति और अधिक प्रबल हो जाती है। इसके विपरीत सामान्य ढाल वाले भागों में अपक्षय तीव्र रूप में नहीं हो पाता। इसके कई कारण हैं। प्रथम यह कि सामान्य ढाल के कारण उत्पन्न सामग्री का स्थानांतरण नहीं हो पाता, तथा दूसरा ये कि कम ढाल होने से चट्टानों का संगठन शीघ्रता से कमजोर नहीं हो पाता। तीसरा लेते हैं जलवायु की विभिन्नता या जलवायु में विभिन्नता। यह कारक दो रूपों में प्रभाव डालता है। एक तो यह कि भूपटल के विभिन्न भागों में जलवायु की विभिन्नता के कारण अपक्षय में भिन्नता तथा उसकी सक्रियता में पर्याप्त अंतर मिलता है। उदाहरण के लिए उष्णकटिबंधीय आर्द्र भागों में अत्यधिक जल के कारण रासायनिक अपक्षय अधिक होता है। इन स्थानों में आर्द्रता तथा ताप की अधिकता के कारण सभी प्रकार के लवण के अपसालक कार्य घुलाकर बहने की क्रिया को लीचिंग या अपक्षालन कहते हैं तथा घोलक कार्य अधिक सक्रिय होते हैं, जिस कारण धरातलीय भागों में रासायनिक अपक्षय द्वारा अपक्षालन तथा घोलन अधिक होता है। यहाँ पर यांत्रिक अपक्षय नगण्य होता है। इसके विपरीत उष्ण तथा शुष्क मरुस्थलीय जलवायु वाले भाग अर्थात उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय भागों में यांत्रिक अपक्षय अधिक होता है, क्योंकि चट्टानी भागों में दिन के अधिक ताप तथा रात्रि के कम ताप के कारण फैलाव तथा संकुचन होते रहने से विघटन आसान हो जाता है। शीत जलवायु वाले भागों में यांत्रिक अपक्षय प्राय नगण्य होता है तथा रासायनिक एवं प्राणी वर्गीय अपक्षय अधिक सक्रिय रहता है। यदि धरातल पूर्ण रूप से जमकर बर्फ से आच्छादित हो जाता है तो यांत्रिक एवं रासायनिक सभी प्रकार के अपक्षय स्थगित हो जाते हैं तथा वे क्रिया सभी सक्रिय हो पाती है जब कि बर्फ पिघल जाती है। मानसूनी गर्म प्रदेशों में वर्षा काल में अधिक नमी तथा ताप के कारण रासायनिक अपक्षय अधिक होता है, परंतु शुष्क ग्रीष्म काल में यांत्रिक अपक्षय सक्रिय होता है। वनस्पति का प्रभाव भी रहता है अपक्षय में। वनस्पतियां आंशिक रूप से अपक्षय के कारक भी है तथा आंशिक रूप से उनके लिए अवरोधक भी है। वास्तव में वनस्पतियां अपनी जड़ों द्वारा चट्टानों को जकड़े देती है, जिससे चट्टानों का संगठन अधिक बढ़ जाता है। इस प्रकार वनस्पतियों के आवरण से सूर्य ताप आदि का प्रभाव आवरण के नीचे वाली चट्टानों पर नहीं हो पाता। इस प्रकार जिन भागों में वनस्पतियों की स्थिति होती है वहाँ पर अपक्षय सीमित होता है, परंतु इसके अभाव में स्थिति पूर्णतः विपरीत होती है। जीव जंतु, कीड़े मकोड़े और बिल खोदकर भूमि की भीतरी परतों में निवास करने वाले जीवों के द्वारा भी जैविक अपक्षय होता है।